दोस्तों नमस्कार। आइए एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है, यह वीडियो 15 प्रमुख राइटरों के बारे में है। 15 प्रमुख राइटर जो कोठा के लेखक हैं, उनके बारे में हम लोग उनकी जीवनी और कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोग देखने का काम करेंगे। इस वीडियो में 15 राइटर का एक साथ हम लोग देखने का काम करेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। यह वीडियो खास करके झारखंड में जो क्षेत्रीय भाषा खोट्टा है, उनको पढ़ने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो यह वीडियो खास करके विस्तृत जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताएं और प्रमुख कृतियों और कुछ परीक्षाओं के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर आधारित होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला राइटर हैं, इस 15 राइटर में से पहला राइटर, उनकी चर्चा करते हैं। और पहला राइटर का नाम है भुवनेश्वर दत्त शर्मा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिसको व्याकुल एक उपनाम मिला है, उसके नाम से भी लोग जानते हैं। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्म 1908 में हुआ था, 1908 में, और मृत्यु 1984 में हुआ था। 1908 में जन्म और 1984 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आइए इनको चलते हैं। खास करके जो बोला जाता है, प्रारंभिक खोट्टा साहित्य और राष्ट्र चेतना के प्रमुख कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। प्रारंभिक खोट्टा साहित्य और राष्ट्र चेतना के प्रमुख कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। अब इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। जीवन परिचय में बात करें तो इनका जन्म गिरिडीह क्षेत्र में एक माथाड़ी गांव है, उस माथाड़ी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी कुछ विशेषताएं और रही है। विशेषताओं में जैसे स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र चेतना से जुड़ाव एक प्रमुख इनका अपना व्यक्तित्व रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा रहा है, गहरा रहा है। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा लड़े हैं। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, छुआछूत समाज में काफ़ी ज़्यादा होता था उस समय, तो उनके खिलाफ ये रहे हैं। अंधविश्वास के विरोधी के प्रवृत्ति भी ये रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाता है इनके जीवन में ये प्रमुख खास विशेषताएं रही है। अगली स्लाइड में चलते हैं। इनकी कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां रही है। प्रमुख प्रवृत्तियों में पहला देखा जाता है कि राष्ट्रभक्ति और जन जागरण इसके अंदर कूट कूट कर भरा था। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में ये काफ़ी ज़्यादा काम किए। उसके बाद ओज और संघर्ष की चेतना है, इन दोनों फील्ड में रहे हैं। सरल, इनका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी सरल रहा है। जनसुलभ, व्यक्ति के लिए काफ़ी आसानी से मिल जाने वाले व्यक्तित्व के रूप में इनकी अभिव्यक्ति रही है। तो ये मुख्य प्रवृत्तियों में ये सारी चीज़ें समाहित है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का। तो ये एक छोटी सी परिचय भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में रहा है। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे राइटर के बारे में, जो महत्वपूर्ण राइटर है माने जाते हैं। तो दूसरा राइटर है, अच्छा, दूसरे राइटर पर आने से पहले इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, इन्होंने कुछ काम किया है, उनके बारे में भी देख लें। जैसे इनकी कुछ लेखनी है जो लिखे हैं कि कलाम ए व्याकुल, इनकी एक प्रमुख रचना है कलाम ए व्याकुल, तरान ए व्याकुल, खोट्ठा महुआ ये तीसरा है, छोटा नागपुर, खोट्ठा महुआ छोटा नागपुर और कर्मवीर, ये सब इनकी रचना रही है। तो प्रमुख कृतियाँ, प्रमुख रचना इनका रहा है, क्या क्या रहा है? कलाम ए व्याकुल, तरान ए व्याकुल, खोट्ठा महुआ, छोटा नागपुर और कर्मवीर। तो ये सभी प्रमुख रचनाओं में से एक माने जाते हैं, खास करके भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट इनका एग्ज़ाम के नज़रिए से देखा जाए तो क्विक रिकॉल जिसको हम लोग कहते हैं, तो क्विक रिकॉल में कि नाम इनका क्या था, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल था। काल इसका बोले तो 1908 से 1984 तक माना जाता है। जो स्पाम है, विस्तार है इनका, ये माना जाता है। पहचान इनको किस फील्ड में मिला, तो प्रारंभिक खोट्टा साहित्य और राष्ट्र चेतना के प्रमुख कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। याद रखने लायक और क्या बातें हैं इनकी, जैसे लेखक, प्रमुख कृति और लेखक, साहित्यिक प्रवृत्ति, ये चीज़ें खास करके याद रखी जाती है, जो अक्सर इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। तो ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा से संबंधित है। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा राइटर श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में हम लोग देखते हैं। श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में, तो श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म 1920 और मृत्यु 1986 में हुआ था। 1920 में जन्म और 1986 में मृत्यु हुआ था। आधुनिक खोट्टा शिष्ट साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माता, हम लोग ये भी बोलें कि खोट्टा का जनक यदि बोलें तो ये गलत नहीं होगा, इसे खोट्टा के जनक के रूप में भी जाना जाता है।
चलिए इनके जीवन परिचय के बारे में चलते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म बड़ौदा के धनबाद में, धनबाद जिला के बड़ौदा एरिया में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शालिग्राम पानुरी। पिताजी का नाम क्या था? शालिग्राम पानुरी। तीसरा पॉइंट कहता है कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद खोट्ठा लेखन को जीवन का मिशन बनाया। इन्होंने जीवन का मिशन बना लिया, ये रम गए खोट्ठा में लिखने में। अगला पॉइंट कहता है कि 7 अक्टूबर 1986 को इसका क्या हो गया? निधन, यानी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में इनकी कुछ प्रवृत्तियां हैं, खास आदतें जिसको हैबिट्स कहते हैं। तो क्या क्या है कि खोट्ठा को आधुनिक साहित्यिक मंच देने का प्रयास इन्होंने किया है। इनकी आदतों में ये शुमार रहा है। खास प्रवृत्ति रही है कि खोट्ठा को आधुनिक साहित्यिक मंच देने का प्रयास किया है। अगला पॉइंट कहता है कि कविता, नाटक और अनुवाद में बहुमुखी योगदान इन्होंने दिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लोक भाषा और शिष्ट साहित्य के बीच एक सेतु का, बीच का माध्यम का काम किया है इन्होंने। लोक भाषा और शिष्ट साहित्य के बीच एक कड़ी के रूप में इन्होंने काम किया है। और चौथा नंबर पॉइंट इसमें कहता है कि जन जीवन और सामाजिक सरोकार में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। तो ये प्रमुख प्रवृत्तियां हैं श्रीनिवास पानुरी जी से संबंधित। इनकी कुछ और चीज़ें हम लोग देखने का काम करेंगे जो अगले स्लाइड में आएगा। प्रमुख रचनाएं वो होगा, प्रमुख रचना इनका जो है बाल किरण, ये एक पत्रिका है। तो ये बाल किरण पत्रिका इनके द्वारा प्रकाशित किया गया, श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। दीप ज्योति इनके द्वारा किया गया है। मेघदूत एक नाटक है। उसी प्रकार राम कथामृत ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। चाभी काठी ये भी एक नाटक है। उद्वासल कर्ण जो महाभारत के कर्ण पात्र से लिया गया है और उसी से संबंधित इसका अनुवाद है। फिर है कुसमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। आँखी गीत, ये जितने भी श्रीनिवास पानुरी के हम लोग रचनाओं के बारे में देख रहे हैं, ये सारे रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब चीज़ अब बार बार रिकॉल करने का काम करेंगे। चलिए थोड़ा सा और इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं एक रिकॉल करते हुए कि नाम इसका श्रीनिवास पानुरी हो गया। इसका जो काल माना जाता है लेखनी का वो 1920 से 1986 तक माना जाता है। पहचान इसको किस रूप में मिला है कि आधुनिक खोट्ठा शिष्ट साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माता यानी खोट्ठा के जनक के रूप में इसको लोग याद करते हैं। तो ये दूसरा राइटर, आज के दूसरा राइटर के बारे में हम लोगों ने देखा, वो हैं श्रीनिवास पानुरी जी। आइए हम लोग तीसरे राइटर और महत्वपूर्ण राइटर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। तो तीसरा राइटर है डॉक्टर ए.के. झा, जिसको झारपात एक उपनाम दिया गया है, उस नाम से भी ये जाने जाते हैं। डॉक्टर ए.के. झा यानी कि अजीत कुमार झा। ये झारपात जो आप देख रहे हैं, ये झारपात क्या है? एक उपनाम है, लोगों के द्वारा प्यार से दिया गया एक नाम है झारपात। अब इनका जो जन्म है, काल है, वो देखिए 1939 में इसका जन्म हुआ और 2013 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। 1939 में जन्म, 2013 में मृत्यु हो गई। इसको किन किन रूपों में और जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है भाषा वैज्ञानिक के तौर पे, व्याकरणकार के रूप में और वैज्ञानिक दृष्टि के रचनाकार रहे हैं। ये तीनों ही रूपों में इनको लोग याद करते हैं कि ये भाषा वैज्ञानिक, व्याकरणकार और वैज्ञानिक दृष्टि के रचनाकार के रूप में इसको लोग याद करते हैं। इसका जीवन परिचय क्या है? तो जीवन परिचय के रूप में पहला इसका जो जन्म हुआ, वो जन्म देखिए कि चंडीपुर बोकारो क्षेत्र में इसका जन्म हुआ है, यानी बोकारो जिला का एक गांव है चंडीपुर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट कहता है कि मौसम विज्ञान से भी जुड़े रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि खोट्ठा भाषा के व्यवस्थित अध्ययन और मानकीकरण में काफ़ी बढ़ चढ़कर इन्होंने अपना योगदान दिया है। चौथा पॉइंट है कि 29 सितंबर 2013 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ये इनका छोटा सा एक जीवन परिचय हो गया। आइए हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। इनकी कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां रहे हैं, वो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है ये हम लोग देखने का काम करते हैं। पहला जो प्रवृत्ति है वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण, इसके अंदर कूट कूट कर भरे हुए थे, वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण। सेकंड नंबर पॉइंट कहता है कि व्याकरण एवं भाषा विज्ञान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर ये रुचि लेते थे और चूँकि ये वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध भी रहे हैं, खासकर मौसम वैज्ञानिक के रूप में, और खोट्ठा में व्याकरण का रचनाकार के रूप में इनको लोग याद करते हैं। तो ये दोनों ही में इनका कमांड था, व्याकरण एवं भाषा विज्ञान में। तीसरा पॉइंट कहता है कि मानकीकरण की चिंता इनको रहती थी। चौथी नंबर पॉइंट
साहित्यकार के संकलन और विश्लेषण की प्रवृत्ति इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा था। तो ये प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो डॉक्टर ए के झा से संबंधित है, डॉक्टर ए के झा झारपात। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे, और अगले स्लाइड में इसके कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोग देखने का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ प्रमुख कृतियाँ, खोट्ठा साहित्य, सदानी व्याकरण, ये इनका पहला जो ग्रामर है, ये ग्रामर की रचना इन्होंने किया है। खोट्ठा साहित्य सदानी व्याकरण, ये एक रचना हो गया इनका। और दूसरा रचना है खोट्ठा काठे पैदक खंडी। खोट्ठा काठे पैदक खड़ी, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, जो डॉक्टर ए के झा से संबंधित है। तीसरा है खोट्ठा काठे गैदक खड़ी, ये मिलता जुलता है, आपको याद रखने में आसानी होगी। खोट्ठा काठे पैदक खड़ी और खोट्ठा काठे गैदक खंडी, ये दोनों मिलता जुलता है एक दूसरे से, तो इसको याद रखेंगे। चौथा नंबर इसकी जो रचना है सामाजिक सरजूत, ये चौथी रचना है। पांचवी रचना है पोटी और पालू। पोटी और पालू, ये 5 प्रमुख रचना डॉक्टर ए के झा का जिसको माना जाता है। अब इससे है कि कुछ चीज़ें जल्दी में हम लोग जैसे याद रखें इनके बारे में, तो क्या याद रख सकते हैं। इनका नाम डॉक्टर ए के झा, जो झारपात के रूप में फेमस है। काल इसका 1939 से 2013 तक के माना जाता है। पहचान इसका है भाषा वैज्ञानिक के रूप में, व्याकरणकार के रूप में और वैज्ञानिक दृष्टि के रचनाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। तो ये तीसरा नंबर लेखक के बारे में हम लोगों ने जानने का काम किया, और उस इसका नाम है डॉक्टर ए के झा झारपात। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो चौथे नंबर राइटर और लेखक के बारे में हम लोग देखने का काम करेंगे। और चौथा नंबर राइटर है विश्वनाथ दसौंधी राज। विश्वनाथ दसौंधी राज, जिसका जन्म 1943 में और निधन 2009 में हुआ था। जिनका जन्म 1943 में और निधन 2009 में हुआ था। इसे खास करके प्रगतिशील यथार्थवादी लेखक एवं नाटककार और संपादक के रूप में विशेष कर जाना जाता है, विश्वनाथ दसौंधी राज को। अब इनका एक छोटी सी जीवन परिचय के बारे में हम लोग जान लें कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका भी जन्म धनबाद जिला के भटमुरना एरिया में हुआ था। धनबाद जिला के भटमुरना क्षेत्र में हुआ था। इनकी पेशा के रूप में यदि बात करें तो शिक्षक के रूप में भी कार्य किए हैं। इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किए हैं। इनकी जो एक और रचना है पत्रिका के रूप में तितकी, काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रहा है तितकी पत्रिका से। और इनका जो निधन हुआ 16 अक्टूबर 2009 को इसका निधन हो जाता है। तो इस स्लाइड में इतना। नेक्स्ट स्लाइड में इनके बारे में चलते हैं। कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां इनका भी रहा है। विशेषताएं क्या है इनका कि ग्रामीण समाज और सामाजिक विषमता, ये दोनों क्षेत्र में इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक रहा है। दूसरा नंबर है कि सामंती शोषण के विरुद्ध चेतना। तीसरा है कि अंधविश्वास पर प्रहार इन्होंने किया है। यथार्थवादी व प्रगतिशील दृष्टि इनका हमेशा अपने लेखनी में रहा है, सोच में रहा है। तो ये 4 प्रमुख प्रवृत्तियां विश्वनाथ दसौंधी राज के हैं। अब इनके अगले स्लाइड में पढ़ेंगे प्रमुख रचनाओं के बारे में। प्रमुख रचना, तो इनके प्रमुख रचना जो है वो है भगजोगनी, फिर है अजगर, फिर है तेतरी, अगला है घुरमुंडरी बेलतर, ये इनकी अगली रचना है घुरमुंडरी बेलतर। फिर है तितकी, जिस पत्रिका से इनका काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा है। फिर है ढलती सांझ का सूरज। तो ये इनके प्रमुख रचनाओं में से एक रहा है। ये 5 भगजोगनी, अजगर, तेतरी, घुरमुंडरी बेलतर, तितकी और ढलती सांझ का सूरज, ये 5 प्रमुख रचनाओं में से एक रहा है विश्वनाथ दसौंधी राज का। अब इनको एक क्विक रिकॉल के रूप में यदि हमको जल्दी में कुछ चीज़ें याद रखनी है इनके बारे में, तो पहले तो इनका नाम याद रख लीजिए। इनके नाम के साथ भी जुड़ा हुआ है राज, जो उपनाम है, ये भी दिया गया एक उप नाम है, पेन नेम है। तो नाम हो गया विश्वनाथ दसौंधी राज। काल हो गया 1943 से 2009। पहचान इसकी क्या है? प्रगतिशील यथार्थवादी लेखक और नाटककार और संपादक के रूप में इसकी पहचान खोट्ठा साहित्य के क्षेत्र में है। तो ये विश्वनाथ दसौंधी राज के रूप में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले लेखक के
रूप में हमारे पास है 5वें नंबर लेखक के रूप में विश्वनाथ नागर। विश्वनाथ नागर। तो विश्वनाथ नागर के जन्म के बारे में हम लोग देखते हैं, इसकी छोटी सी जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1939 में हुआ था। विश्वनाथ नागर का जन्म 1939 में हुआ था। हालांकि निधन का चर्चा नहीं है, इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं। इनके बारे में बोला जाता है कि मानवीय संवेदना इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा थी। प्रकृति और दार्शनिकता के प्रमुख कवि के रूप में ये जाने जाते हैं विश्वनाथ नागर। जीवन परिचय में इनका जो जन्म क्षेत्र है वो कतरास क्षेत्र के मुदा एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये खास करके खोट्ठा कविता को संवेदनात्मक गहराई देने वाले रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। काफ़ी गहराई देते हैं खोट्ठा कविता को। अगला पॉइंट कहता है कि गंभीर और चिंतनशील काव्य स्वभाव इनका रहा है, शुरू से ही रहा है। तो ये एक छोटी सी जीवन परिचय है विश्वनाथ नागर का, जिनका जन्म कतरास क्षेत्र के मुदा नामक गांव में 1939 को हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां। तो इनकी जो प्रवृत्ति प्रमुख रहा है वो है प्रकृति प्रेम। प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा प्रेम रहता है इनका, यह रहा है। मानवीय संवेदना इसके अंदर कूट कूट कर भरा है। सौंदर्य बोध भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है। दार्शनिक चिंतन और आत्ममंथन इसके अंदर ये सारी चीज़ें कूट कूट कर भरी हुई थी। तो ये मुख्य विशेषताएं बोल लीजिए, प्रवृत्तियां बोल लीजिए, इनके अंदर था। अब चलते इनकी प्रमुख कृतियां, रचना। प्रमुख रचना खास करके इनका जो माना जाता है वो है सुलक साय। सुलक साय। फिर है रांगा लाठी, ये दूसरा है। तीसरा है खोट्ठा साहित्यिक छटा। ये प्रमुख रचनाएं हैं, और छोटी छोटी रचनाएं तो बहुत है, लेकिन ये प्रमुख रचनाएं। जब भी आखिर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इनसे संबंधित जानकारी आपको टेस्ट लेने के लिए पूछा जाएगा, तो प्रमुख रचनाओं पर आधारित होता है। तो ये 3 रचनाओं के बारे में हम लोग यदि जान लें तो ये काफ़ी हो जाएगा विश्वनाथ नागर के बारे में। तो ये इनकी प्रमुख रचनाओं के रूप में हो गया। अब चलिए इनको याद करने लायक कुछ पॉइंट्स हैं, उसको जान लें कि नाम को याद रखना है जो विश्वनाथ नागर के रूप में जाने जाते हैं। काल इसका 1939 से चल रहा है। पहचान इसका मानवीय संवेदना, प्रकृति और दार्शनिक के प्रमुख कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। तो इतना चीज़ इनके बारे में याद रख लेंगे तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा होगा और बेहतर होगा। तो विश्वनाथ नागर का इतना ही। अब हम लोग चलते हैं अगले लेखक के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट साहित्यकार हैं खोट्ठा के क्षेत्र में, जिसका नाम है शिवनाथ प्रमाणिक। मानिक, शिवनाथ प्रमाणिक, इसका उपनाम मानिक दिया गया है। जब आप रचना करेंगे तो लोग प्यार भी करते हैं और प्यार से इसको लोग मानिक नाम रखा है। तो इनका जन्म 1950 में हुआ। कब हुआ? 1950 में। इनको खास करके जानने के लिए आप माटी, लोक संस्कृति और झारखंडी जीवन के कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जिस फील्ड पर लिखा, ये 3 क्षेत्र विशेष करके इन्होंने लिखा है। माटी या लोक संस्कृति, यहाँ की जो अपनी संस्कृति है इस क्षेत्र की, छोटानागपुर एरिया की, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी लिखा है। झारखंडी जीवन के बारे में इन्होंने काफ़ी लिखा है। इसलिए कुछ खास फील्ड्स होते हैं हर एक राइटर का। तो ये 3 फील्ड, माटी जिस जमीन से, जिस भूमि से वो आते हैं उसके बारे में, लोक संस्कृति के बारे में, झारखंडी जीवन के कवि के बारे में इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर लिखा है। और इनके जीवन परिचय के रूप में जाने तो इनका जन्म हुआ था बेदमारा, बोकारो क्षेत्र, बोकारो जिला के बेदमारा गांव में इनका जन्म हुआ था। वो एक औद्योगिक नगरी है। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि औद्योगिक जीवन से जुड़े रहते हुए साहित्यिक साधना। ये औद्योगिक जीवन मतलब कामकाज की बात करें तो उद्योगों से जुड़ने के बाद भी इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी काम किया। तीसरा पॉइंट कहता है कि खोट्ठा साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका इन्होंने बढ़ चढ़कर निभाया इस साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड इनकी प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में हम लोग देखते हैं। इनकी जो प्रमुख प्रवृत्ति है वह है जल जंगल जमीन की चेतना। ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं अपने जल जंगल जमीन के बारे में। उसके बाद है कि लोक जीवन और सांस्कृतिक स्मृति, इसके दिमाग में हमेशा, इसके मानस पटल पर ये चलता रहा है। अगला पॉइंट कहता है कि इतिहास और प्रकृति का चित्रण इसके दिमाग में रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गीतात्मक एवं संगीतात्मक अभिव्यक्ति ये अपनी लेखनी के द्वारा किए हैं।
तो ये इसके प्रमुख हैबिट्स हैं, विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं। अब इसकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में जान लें। जैसे प्रमुख रचना है दामोदर कोराएँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में। तो दामोदर कोराएँ एक प्रमुख रचना शिवनाथ परमाणिक का, जिसको माणिक एक उपनाम दिया गया है, हम लोग जान सकते हैं। फिर है रुसल पुटुस, रुसल पुटुस ये भी इसकी प्रमुख रचना है। तांतल और हेमाइल ये भी प्रमुख रचना है। फिर है मच्छगंधा, मच्छगंधा एक साथ आएगा, ये मच्छगंधा भी एक रचना है। फिर है खोट्ठा लोक साहित्य, ये भी एक रचना है। तो ये प्रमुख कृतियां में इतने सारे का नाम आ जाएगा। अब शॉर्ट में इसको यदि याद रखना है तो शॉर्ट में इसको शिवनाथ परमाणिक, जिसको माणिक के नाम से हम लोग याद रख सकते हैं। इनका जन्म काल हुआ 1950। पहचान की बात करें तो माटी, लोक संस्कृति और झारखंडी जीवन के कवि के रूप में इसे याद रख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का शिवनाथ परमाणिक के बारे में। अब हम लोग इससे आगे चलेंगे, शिवनाथ परमाणिक से आगे चित्तरंजन महतो चित्रा, चित्तरंजन महतो चित्रा जो आपके 7वें नंबर कवि हैं, 7वें नंबर के कवि चित्तरंजन महतो चित्रा। आइए हम लोग इसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं, चित्तरंजन महतो चित्रा के बारे में। तो इसमें चित्तरंजन महतो चित्रा का जन्म 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था। इनके बारे में यदि जानने की कोशिश करें तो आंचलिक जीवन के सशक्त खोट्ठा कथाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। आंचलिक जीवन के सशक्त खोट्ठा कथाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। इसका जीवन परिचय की यदि बात करें तो जन्म लारी एक एरिया है जो रामगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी कुछ परिचय में यदि है तो वो है भूगोल में उच्च शिक्षा, ये भूगोल में काफ़ी ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन तक गए हैं, डिग्री लिया है भूगोल विषय में। शिक्षक के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दिया है, शिक्षण कार्य किए हैं। चौथा नंबर पॉइंट है कि ग्रामीण जीवन को निकट से देखने का अनुभव है। चूँकि गांव से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण जीवन को बखूबी ये समझे हैं। चित्तरंजन महतो चित्रा, ये इनका एक छोटा सा जीवन परिचय है। अब इनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या रही है, विशेषताएं क्या क्या रही है। तो विशेषताओं में यदि हम बात कर लें तो आंचलिकता और लोक जीवन के बारे में ये थोड़ा बढ़ चढ़ कर लिखे हैं। गरीबी, संघर्ष और रिश्ते, चूँकि देखिए हम जिस फील्ड से बिलोंग करेंगे वो चीज़ लेखनी में आएगा ही आएगा। तो ये जिस फील्ड से बिलोंग किया है, जिस बैकग्राउंड से आए हैं, वो गरीबी को देखा है, संघर्ष को देखा है और रिश्ते को देखे हैं। महतो जी हैं भाई, और महतो जी चूँकि यहाँ के भूमिफोड़ के रूप में माने जाते हैं, खासकर किसान परिवार से ये बिलोंग किए हैं, तो उस गरीबी को झेला है। और जो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो कितने संघर्ष से ऊपर उठते हैं ये सभी को पता है। तो गरीबी, संघर्ष और रिश्ते, इन तीनों चीज़ों को ये बहुत ही नज़दीकी से देखे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट कहता है कि ग्रामीण परिवेश की जीवंतता, ग्रामीण परिवेश की जीवंतता, इसको भी इन्होंने देखा है। और ठेठ बोलचाल की भाषा, जब गांव से आएंगे तो आपको ठेठ बोलचाल की भाषा को भी आप समझते हैं, जो इनकी प्रमुख विशेषताओं में रहा है। हमेशा ठेठ बोली बोलने का काम किए हैं। प्रमुख रचना की यदि इनकी बात करें तो प्रमुख रचना हो जाएगा छाहर या छाहर, छाहर या फिर छाहर, ये प्रमुख रचना है। उसके बाद जिंदगी टॉह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी टॉह, इसको याद रखना है आप लोग को। फिर है महकई मटिया, महकई मटिया, चूँकि आप जिस मिट्टी से बिलोंग करते हैं उस माटी की खुशबू हमेशा आपको सुगंधित करता है, और इस माटी की महक, ये भी माटी के लाल हैं, तो इसको समझ में आता है, इसलिए इन्होंने ये लिखा है महकई मटिया। तो ये प्रमुख 3 रचनाएं इनके बारे में हम लोगों ने देखा। इसको शॉर्ट में यदि याद रखें तो इनका शॉर्ट नाम है चित्तरंजन महतो चित्रा। चित्रा एक पेन नेम जो लोगों के द्वारा दिया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर है काल, तो 1954 से अभी तक वर्तमान तक बताया गया है। निधन स्पष्ट नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसको ऐसे। पहचान के रूप में आंचलिक जीवन के सशक्त खोट्ठा कथाकार इसे माना जाता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आप अपने स्तर से भी इसको याद रख सकते हैं।
अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में 8वें नंबर लेखक डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार, तो आइए हम लोग डॉक्टर विनोद कुमार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनका जन्म 1961 में हुआ था। इनका जन्म 1961 में विनोद कुमार का हुआ था। अब इनकी बात करें तो कहानी और कविता दोनों में सक्रिय समकालीन रचनाकार, ये दोनों फील्ड में, चाहे कहानी हो चाहे कविता हो, दोनों फील्ड में बराबर बराबर ये लिखने का काम किए हैं। चाहे कहानी हो चाहे वो कविता है, दोनों ही फील्डों में ये बराबर बराबर लिखने का काम किए हैं डॉक्टर विनोद कुमार ने। जीवन परिचय की यदि और बात कर लें हम, तो ये रामगढ़ और हजारीबाग का क्षेत्र है, उन क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। उच्च शिक्षा और अकादमिक क्षेत्र से जुड़ाव इनका रहा है। तीसरा पॉइंट कहता है कि खोटा साहित्य के अध्ययन संकलन में योगदान ये बढ़ चढ़ कर दिए हैं। खोटा साहित्य लोक साहित्य के अध्ययन, चाहे पढ़ने में हो या संकलन में हो, इनका बढ़ चढ़ कर योगदान रहा है। आइए इनकी मुख्य प्रवृत्तियां क्या है इनके बारे में देख लें। मुख्य प्रवृत्ति में इनका है ग्रामीण जीवन की समस्या, ये देखे हैं। बेरोजगारी और पलायन, इसके बारे में भी इन्होंने देखा है। सामाजिक विसंगतियां काफ़ी देखा है। झारखंडी समाज की बदलती तस्वीर को भी इन्होंने बहुत ही नज़दीक से देखने का काम किया है, और जो इनके रचनाओं में अक्सर देखने के लिए मिल जाता है। आइए प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लें। तो इनकी प्रमुख रचना जो मानी जाती है वो है सोंध माटी, पहली रचना, प्रमुख रचना है सोंध माटी। फिर है खोटा लोक साहित्य संकलन, खोटा लोक साहित्य संकलन, ये दूसरी रचना है। और तीसरी रचना देशक जुआन, देशक जुआन, ये तीसरी रचना के रूप में जाना जाता है। शॉर्ट में याद करने का, इसका नाम को याद कर लीजिए, डॉक्टर विनोद कुमार इनका नाम हुआ। काल 1961 से शुरू हुआ जो वर्तमान तक चल रहा है। और पहचान है तो कहानी और कविता दोनों में सक्रिय समकालीन रचनाकार के रूप में इन्होंने दोनों ही क्षेत्रों में लिखने का काम किया है। तो ये एक छोटी सी परिचय डॉक्टर विनोद कुमार के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अगले राइटर बोलिए, लेखक बोलिए, उनके बारे में, जो 9 नंबर होगा डॉक्टर BN ओहदार। डॉक्टर BN ओहदार वर्तमान में है। तो आइए हम लोग डॉक्टर BN ओहदार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भावनाथ ओहदार इसका पूरा नाम हुआ। तो इनका जन्म 1952 में हुआ। इनका जन्म 1952 में हुआ है। और ये खास करके खोटा गद्य हो, निबंध हो, भाषा अध्ययन के महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं। इनके भी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसका हम लोग आगे देखने का काम करेंगे। गद्य, पद्य, निबंध, भाषा का अध्ययन, इसके बारे में खास करके ये विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, महत्वपूर्ण। अब इसका छोटा सा जीवन परिचय ये है कि जन्म इसका हुआ था रामगढ़ क्षेत्र में ही, जो चेटर नामक एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय अध्यापन और शोध से ये अक्सर जुड़े रहे हैं। खोटा भाषा साहित्य के इतिहास और विकास पर ये हमेशा लिखते रहे हैं। तो ये एक जीवन परिचय के रूप में है। इसकी भी कुछ खास प्रवृत्तियां हैं। क्या? ये हमेशा विश्लेषणात्मक गद्य में ज़्यादा फोकस किए हैं। विश्लेषणात्मक गद्य पे इनका ज़्यादा फोकस रहा है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया निबंध और आलोचनात्मक दृष्टि इनका रहा है। तीसरा है भाषा, संस्कृति और समाज का अध्ययन, ये तीसरा है। चौथा है समसामयिक प्रश्नों पर विचार, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। आइए इनके अब प्रमुख रचनाओं के बारे में देखने का काम करें। प्रमुख रचना इनका जो कहा जाता है, माना जाता है, वो है खोटा निबंध। निबंध मतलब BN ओहदार, ये आप समझ जाइए। अभी तक पहला ऐसा राइटर मिला है जो निबंध के क्षेत्र में आपको मिला है, और वो है BN ओहदार, खोटा निबंध। दूसरा है खोटा भाषा एवं साहित्य, खोटा भाषा एवं साहित्य। तीसरा है उद्भव और विकास, उद्भव और विकास। चौथा है सोंध माटिक टान, सोंध माटिक टान। और पांचवा है अनुदित अंजलि, अनुदित अंजलि। तो ये प्रमुख कृतियां हैं इनके, प्रमुख रचना है इनके डॉक्टर BN ओहदार के। अब परीक्षा के दृष्टि से ये छोटा याद रखना, पहला तो इनका नाम याद रखना है, डॉक्टर BN ओहदार। पूरा नाम बोले तो भावनाथ ओहदार। काल इसका 1952 के बाद का माना जाता है। पहचान इसका है खोटा गद्य हो, निबंध हो और भाषा अध्ययन के महत्वपूर्ण विद्वान के रूप में ये माने जाते हैं। तो ये डॉक्टर BN ओहदार के बारे में हुआ।
अब चलते हैं अगला, एक और इम्पोर्टेंट लेखक है आपका बंसीलाल बंसी। बंसीलाल बंसी, तो आइए हम लोग इनके बारे में जानने की कोशिश करें। इनका भी जन्म 1954 में हुआ था, 1954 में, और ये बहुमुखी गद्यकार एवं नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। बहुमुखी गद्यकार एवं नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जीवन परिचय में बात करें तो बोकारो क्षेत्र से जुड़े रचनाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। बोकारो क्षेत्र से जुड़े रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट कहता है कि साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि नाटक और कहानी के माध्यम से सामाजिक प्रश्न उठाए हैं इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से, लेखन के माध्यम से इन्होंने अक्सर नाटक और कहानी के माध्यम से सामाजिक प्रश्न को उठाने का काम किए हैं। कौन? बंसीलाल बंसी ने। इनकी भी कुछ अपनी प्रवृत्तियां हैं, वो प्रवृत्ति क्या है? तो पहला नंबर प्रवृत्ति जो है, पारिवारिक संबंध पर इन्होंने खुल कर कहा है। पारिवारिक संबंध के बारे में ये अपनी रचनाओं में खुल करके व्यक्त करने का काम किया है। अगला है कि ईर्ष्या, द्वेष और सामाजिक तनाव, इसके बारे में भी इन्होंने बात किया है। तीसरा है कि सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार, इस पे भी इन्होंने लिखे हैं। फिर है संवाद प्रधान और मंचीय प्रभाव, संवाद प्रधान और मंचीय प्रभाव, इसके बारे में भी इन्होंने लिखने का काम किया है। तो ये प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। आइए हम लोग प्रमुख प्रवृत्तियां के बाद इसके प्रमुख कृतियां यानी रचना, कुछ खास रचनाएं हैं उनके बारे में भी जान लें। जैसे डाह या फिर डाह, डाह या फिर डाह एक ही है लेकिन पढ़ने का अलग अलग तरीका है। दूसरा है गुलची, ये भी इनकी रचना है। फिर है डिंडाक डवानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिंडाक डवानी, आप सारे को भूल जाइए लेकिन डिंडाक डवानी को नहीं भूल सकते हैं। ये अक्सर जेपीएससी हो, जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे सवाल पूछता है डिंडाक डवानी से। और बंसीलाल बंसी यदि प्रचलित ज़्यादा है, लोग जानते हैं, तो ये रचना के माध्यम से लोग ज़्यादा जानते हैं, डिंडाक डवानी के माध्यम से। फिर है चासा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है चासा, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। तो ये प्रमुख 4 रचनाएं हैं इनका। उसके बाद शॉर्ट में याद रखने के लिए इसका नाम को याद रख लीजिए, बंसीलाल बंसी के रूप में। काल इसका 1954 से शुरू होता है। पहचान इसकी बहुमुखी गद्यकार एवं नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। बस इतना याद रख लीजिए। आपका देखिए दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए, चलनी चाहिए आपकी, इतना चलेगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आते रहेंगी। तो ये बंसीलाल बंसी के बारे में हम लोगों ने देखने का काम किया है। अब अगली स्लाइड में चलते हैं एक और नए राइटर के बारे में, और वो है प्रदीप कुमार दीपक। प्रदीप कुमार दीपक, तो आइए हम लोग प्रदीप कुमार दीपक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रदीप कुमार दीपक, इनका जन्म हुआ था 1962 में। इनका जन्म हुआ था 1962 में। अब ये फेमस किस लिए हैं कि लोकगीत और संस्कृति, लोक संस्कृति के अध्येता के रूप में ये जाने जाते हैं। लोकगीत और लोक संस्कृति के अध्येता के बारे में ये जाने जाते हैं। इनका जीवन परिचय क्या है? तो जीवन परिचय है बोकारो क्षेत्र से जुड़े हैं। ये बोकारो क्षेत्र से जुड़े हुए माने जाते हैं, बोकारो क्षेत्र से। और क्या कि खोटा सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। खोटा सांस्कृतिक गतिविधियों में अक्सर ये सक्रिय रहे हैं, दूसरा नंबर पॉइंट है। तीसरा नंबर पॉइंट, लोकगीतों के संरक्षण और संकलन पर हमेशा इनका फोकस रहा है, जोर रहा है। तो ये एक जीवन परिचय छोटा है। उसके बाद प्रमुख इनकी प्रवृत्तियों में से आ जाएगा लोकधुन और लोक परंपरा की ये धनी रहे हैं, लोकधुन और लोक परंपरा। फिर है सांस्कृतिक संरक्षण के संबंध में ये हमेशा बढ़ चढ़कर काम किए हैं। तीसरा नंबर पॉइंट कहता है कि संकलन संपादन की प्रवृत्ति इसके अंदर कूट कूट कर भरी रही है। चौथा नंबर है कि लोक जीवन की सामूहिक स्मृति, लोक जीवन की सामूहिक स्मृति, इस पे भी इन्होंने खूब काम किया है। तो ये प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अब इसकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। वो रचना क्या है? रचना है खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन। पहला है खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, तो ये एक रचना हो गया। फिर है तितकी से संपादकीय जुड़ाव। तितकी एक पत्रिका है और इसका संपादन ये करते थे, तो इसका एक जुड़ाव रहा है तितकी पत्रिका से।
तीसरा है विविध खोट्ठा कविता, बहुत सारे खोट्ठा में कविताएं निकला है, उन कविताओं से भी इनका जुड़ाव रहा है और ये खुद उसका लेखन भी किए हैं। तो प्रदीप कुमार दीपक की प्रमुख कृतियां ये रहा। इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए आप रखिए प्रदीप कुमार दीपक। दीपक इसका पेन नेम है। पेन नेम मतलब लोगों के द्वारा दिया गया है। 1962 से अभी तक का वर्तमान काल बोल लें तो इनका काल को माना जाता है और पहचान के रूप में लोकगीत और लोक संस्कृति के अध्येता के रूप में ये जाने जाते हैं। तो ये आपका एक और लेखक प्रदीप कुमार दीपक के रूप में हम लोगों ने जाने का काम किया। और अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे 12वां नंबर लेखक संतोष कुमार महतो। इससे पहले कि संतोष कुमार महतो को हम लोग देखें, आप लोगों से एक आग्रह है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। कुछ आपके मन में विचार है तो कमेंट करके अपने विचार को जरूर रख दीजिए। कमेंट बॉक्स आपका है, आप कुछ भी रख सकते हैं, चूँकि हम भी इसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर लेखक संतोष कुमार महतो के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो संतोष कुमार महतो का जन्म 1946 में हुआ था। 1946 में इनको खास करके हम लोग जाने किस तरह से, तो नीतिपरक और जनप्रिय काव्य के रचनाकार के रूप में इनको लोग याद करते हैं। नीतिपरक और जनप्रिय काव्य के रचनाकार के रूप में लोग इनको याद करने का काम करते हैं। जीवन परिचय की यदि हम लोग बात करें तो जन्म इसका हुआ था बोकारो क्षेत्र के गांजोडी गांव में। बोकारो क्षेत्र के गांजोडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और भूगोल में इन्होंने हायर क्वालिफिकेशन लिया है, उच्च शिक्षा प्राप्त किया है। शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इनकी कुछ खास प्रवृत्तियां हैं, वो खास प्रवृत्तियों के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करें। जैसे मुख्य प्रवृत्ति की यदि हम बात करें तो मुख्य प्रवृत्ति में हो जाएगा जीवन मूल्यों पर जोर। पहला जो है जीवन मूल्यों पर जोर, ये हो गया। दूसरा है सरल और सहज भाषा। ये हमेशा जो लिखे हैं वो है सरल और सहज भाषा में है, लोगों को आसानी से समझ में आती है। तीसरा है व्यवहारिक जीवन दृष्टि। इसका जो देखने का नज़रिया है वो एकदम प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, जीवन को देखने का नज़रिया। और चौथा है हास्य और व्यंग का प्रयोग। इन्होंने अपने लेखन कला में थोड़ा हंसी मजाक व्यंग करके अपनी लेखन कला को ज़्यादा जीवंत बनाने की कोशिश किया है। तो ये इनकी मुख्य प्रवृत्तियों में माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं, इनके कुछ खास रचनाएं हैं। रचनाएं तो रचना में आ जाएगा इनका प्रमुख रचना में एक मौनी फूल। एक मौनी फूल इनके प्रमुख रचना में माना जाता है, एक मौनी फूल। फिर है एखनेक जिनगानी। ये दो मात्र रचनाएं इनका है, लेकिन दोनों ही बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये एक मौनी फूल तो बहुत बार पूछा गया है, चाहे जेपीएससी हो चाहे किसी भी तरह का कंपटीशन में हो, इससे अक्सर सवाल रहता है। एखनेक जिनगानी इससे भी कभी कभी सवाल रहा है, लेकिन एक मौनी फूल कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इनको जैसे हम लोग याद रखें तो शॉर्ट में याद रखने का अभी तक जो हम लोग देखते आए हैं, याद रखने का सिंपल है कि इसका नाम को याद कर लीजिए आप, संतोष कुमार महतो। इनका जो साइकिल है माना जाता है जन्म काल से लेकर अभी तक का, 1946 से लेकर के अभी तक का पहचान नीतिपरक और जनप्रिय काव्य के रचनाकार के रूप में इसकी पहचान मानी जाती है। तो ये संतोष कुमार महतो के बारे में हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जो 13 नंबर है वो 13 नंबर में है श्याम सुंदर महतो श्याम के बारे में। श्याम सुंदर महतो श्याम के बारे में आइए इनके बारे में हम लोग बहुत ही जल्दी में जाने की कोशिश करें। श्याम सुंदर महतो श्याम। श्याम एक उपनाम, प्यार से दिया गया एक नाम है। उपनाम बोल लीजिए, पेन नेम बोल लीजिए। इनका जन्म 1939 में हुआ था। इनका जन्म 1939 में, हालांकि आज ये नहीं है लेकिन उस चीज़ को आप लोग देख लेंगे। 1939 में इनका जन्म हुआ। इनको जानने के लिए हम लोग को खास करके ऐतिहासिक और क्रांतिकारी चेतना के कवि के रूप में इनको हम लोग याद कर सकते हैं। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी चेतना, इसका जो लेखनी है ना, आपको भाव से भर देगा। आपके अंदर एक होता है ना खून खौलने वाला, वो चीज़ें आपको डायरेक्ट चोट करता है आपके हेड में। तो इसके शब्दों में वो टच है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है, क्रांतिकारी चेतना का भाव भर देता है। श्याम सुंदर महतो श्याम। तो
तो इसको इस रूप में हम लोग याद करते हैं। जीवन परिचय की बात करें तो इसका भी जो जन्म है धनबाद जिला के खेसमी गांव में हुआ था। यहाँ खेसमी नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि धनबाद क्षेत्र से जुड़े रचनाकार ये रहे हैं। और खेसमी एक गांव है जो गोमो के निकट है, गोमो जंक्शन के निकट में है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं, ये भी सर्विस करते थे और सर्विस करते करते खोटा क्षेत्र में भी इसका इंटरेस्ट रहा है और फिर खोटा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने भी। तीसरा पॉइंट कहता है कि झारखंड के इतिहास और आंदोलन को काव्य का विषय बनाया। झारखंड के इतिहास और आंदोलन को अपना लेखनी का माध्यम बनाया, काव्य का विषय बनाया। इनकी भी कुछ प्रवृत्तियां हैं, वो प्रवृत्तियां क्या है देख लीजिए। मुख्य प्रवृत्ति में यदि हम बात करें तो इनका आता है शहीदों और आंदोलन की स्मृति, शहीदों और आंदोलन की स्मृति। दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक चेतना। तीसरा है वीरता और प्रेरणा। और चौथा है नई पीढ़ी में जागरूकता, नई पीढ़ी में जागरूकता। तो ये सब चीज़ें लाने के लिए अपनी लेखनी में इन चीज़ों को इन्होंने समाहित करने का काम किया है। आइए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। और ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछता है। जैसे मुक्तिक डहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के नज़रिए से यदि बात करें, मुक्तिक डहर को याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत बार पूछा है। फिर है मुक्तिक डहर, ये तो हो ही गया। फिर है तोय आर हाम। देखिए ऐसा नाम है, लगता है कि हम किसी से बातें कर रहे हैं, तोय आर हाम। तो ये दो ही है, लेकिन ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, दोनों को याद रखना है। इसका शॉर्ट में याद रखने के लिए इनका नाम को याद रख लीजिए, श्याम सुंदर महतो श्याम इनका नाम हो गया, श्याम सुंदर महतो श्याम। इसका काल हो गया, रचना का काल 1939 से वर्तमान समय तक, चूँकि कुछ वर्ष पहले ही अभी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है। तो ये एक लाइफ स्पान है इनका। पहचान ऐतिहासिक और क्रांतिकारी चेतना के कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। अपनी कविताओं के माध्यम से आपको झकझोर देने वाले कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। एक छोटा सा परिचय श्याम सुंदर महतो के बारे में रहा आपका। 14वां नंबर चलते हैं महेश गोलवार के बारे में। महेश गोलवार, जिनका जन्म 1911 और मृत्यु हो गई 1994 में। जन्म 1911 और मृत्यु हो गई 1994 में। महेश गोलवार, इनका प्रारंभिक दौर के ओज और वीर रस के कवि माने जाते हैं। ये कवि हैं, लेकिन प्रारंभिक दौर के, इसके अंदर ओज और वीर रस, वही बाजू फड़काने वाली वीर रस की कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। जीवन परिचय में बात करें तो वास्तविक नाम महेश प्रसाद बताया जाता है, महेश प्रसाद बताया जाता है, लेकिन चूंकि लोग जानते हैं महेश गोलवार के रूप में, तो ये नाम हो गया। गोला क्षेत्र से गोलवार उपनाम जुड़ा। इसका जो गोलवार उपनाम पड़ा वो गोला क्षेत्र से आता है, चूँकि उधर ही गोला पेटरवार है, तो वहीं से इसका गोलवार एक टाइटल के रूप में जुड़ता चला गया। फिर है प्रारंभिक खोटा साहित्यिक दौर के महत्वपूर्ण नामों में से, मतलब खोटा की जब शुरू में लोग इसके बारे में रचना करना शुरू किए, प्रारंभिक लेखनी, तब से ये महत्वपूर्ण नामों में से एक माना जाता है महेश गोलवार का। अब चलते हैं इसकी प्रमुख कृतियाँ, क्या है वह प्रवृत्ति। देखिए इसकी प्रमुख प्रवृत्ति राष्ट्र और जन चेतना, राष्ट्र और जन चेतना पहली प्रवृत्ति के रूप में। दूसरा है किसान और जवान का गौरव, तीसरा है ओज उत्साह और प्रेरणा। तीसरा है जनमानस और को संबोधित काव्य, जनमानस को संबोधित काव्य। ये प्रमुख प्रवृत्ति है इसके अंदर का। प्रमुख रचना क्या क्या है, प्रमुख कृतियाँ या रचना की यदि बात करें तो वो हो गया जय जवान जय किसान। याद रखना है, जय जवान जय किसान, महेश गोलवार यानी महेश प्रसाद। और दूसरा है किसानक क्रंदन, किसानक क्रंदन। तो ये प्रमुख रचना है इनके। इसके बाद हम लोग अगले राइटर में चलें, लेकिन शॉर्ट में यदि याद रखने लायक चीज़ें हैं तो इसका नाम को याद रख लीजिए, महेश गोलवार हो गया, महेश गोलवार। फिर काल है 1911 से 1994 तक। पहचान प्रारंभिक दौर के ओज और वीर रस के कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। 14, ये 14 ही है, ठीक है, 14 राइटर का कोई बात नहीं। तो ये 14 राइटर का समराइज हो गया एक नज़र में, सारे लेखक
कवि, निबंधकार की जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो लेकिन कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, वंदे मातरम।